Hello, my all future doctors. How are you? This is Pammi Oja here, and welcome back to my Krishna online classes, which is absolutely free for all non-affordable NEET aspirants. Okay, so today we will discuss about biomolecule, which is tough chapter in class 11th because when I was in class 11th, it's very difficult chapter for me too. Okay, so I know where is the problem. तो मुझे पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को पढ़ने में. ठीक है, एनसीईआरटी में जो भी दिया है ना, मैं सिस्टमैटिक वे को थोड़ा आगे पीछे करके टॉपिक पढ़ाऊंगी क्योंकि हमें आपको समझाना है. ठीक है, उसको लर्न कराना है. तो हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक्ड हो. तो पहले हम उस टॉपिक को कवर करेंगे जिससे नेक्स्ट टॉपिक ऑटोमेटिकली लिंक्ड हो. बायोलॉजी पूरी लिंक्ड है. ठीक है, तो मेरे लेक्चर लगाने के बाद आप जाकर के एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कि मेरे लेक्चर की बेनिफिट्स क्या है. ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में 360 में आपको 350 एनसीईआरटी बायो ही आती है. तो मेरा जो काम है उस बायो को इजी करके पढ़ाना है. अदरवाइज तो सब कुछ बुक में है ही. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल. तो हम स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल. व्हाट इज बायोमोलिक्यूल? बायो मीन्स लिविंग and molecule means molecule. The molecule which is present in inside living being it's called biomolecule. ठीक है, सिंपल सी है. उसके बाद जितने भी कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हम दूसरे लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं दूसरी सेंटेंस में कि जितने भी कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है लिविंग टिश्यू के अंदर वो आपको बायोमोलिक्यूल होते हैं. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, आपको पता हमारे अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, हम खाते हैं हमें मिलती है. ठीक है, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. ठीक है, ये सब आपको बायोमोलिक्यूल हो गए. उसके बाद देखिए, अब देखिए ये बायोमोलिक्यूल होते कहाँ हैं? तो प्रोटोप्लाज्म में होते हैं. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जैसे हम एक सेल को एनालाइज करते हैं, देखते हैं ये जो बायोमोलिक्यूल है ये प्रोटोप्लाज्म में होता है. तो प्रोटोप्लाज्म कहाँ होता है? देखिए ये हमारा सेल का मेम्ब्रेन है जहाँ पे होता है आपको क्या, आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. यहाँ पे आपको पता है कि फॉस्फोलिपिड बना होता है, बाइलेयर होता है. ठीक है, न्यूक्लियस में आपको पता है कि आपको न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए होता है जो कि आपको न्यूक्लिक एसिड होता है, वो भी एक बायोमोलिक्यूल है. ठीक है, तो आपको ये मैं कहना चाह रही थी कि आखिर प्रोटोप्लाज्म क्या है. तो प्रोटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और न्यूक्लियस के बाहर के फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं. और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. समझ गए बच्चों? ठीक है, उसके बाद ये जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो बने होते हैं सेवरल एलिमेंट से मिलकर के. ठीक है, कैसे? न्यूक्लिक एसिड में देखिए आपको डीएनए आरएनए है, नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजन होगा. लिपिड में आपको फॉस्फेट होगा, फॉस्फोलिपिड से बना होता है. प्रोटीन में आपको पता है अमीनो एसिड होता है. ठीक है, वो आप उसमें भी आपको नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. मतलब ये टोटल पॉइंट आपको ये कहना चाह रहे हैं कि वो सेवरल एलिमेंट से मिलकर के हमारा बायोमोलिक्यूल बना है. ठीक है, और जैसे आपको H2O हो गया, हमारे अंदर होता है H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया. ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में H2O होता है ऐसे हमारे सेल में. ठीक है, तो जितने भी बायोमोलिक्यूल हैं सेवरल एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं. ठीक है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. ठीक है बच्चों, इसके बाद कुछ साइंटिस्ट के दिमाग में खुरापात आया. उन लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने लिविंग टिश्यू के अंदर तो देख लिया, अब चलो अर्थ क्रस्ट में भी देख लेते हैं, नॉन लिविंग के अंदर कि क्या है माजरा. उन लोगों ने अर्थ क्रस्ट का भी एनालिसिस किया, वहाँ पे देखा कि वहाँ पर भी मिल रहे हैं ये सारे एलिमेंट्स जो हमारे अंदर हैं. लेकिन डिफरेंस कहाँ है कि हमारे अंदर जो है कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो ज़्यादा हैं और कुछ जो है वो नेग्लिजिबल है, और कुछ जो है अर्थ क्रस्ट में कम है और कुछ जो है ज़्यादा, मतलब जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रही है. ठीक है, हमारे अंदर क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर बहुत हाई अमाउंट में होते हैं और सिलिकॉन एकदम नेग्लिजिबल होते हैं ह्यूमन बॉडी में. ठीक है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में क्या है, सिलिकॉन बहुत ज़्यादा होंगे. ठीक है, और ये सब कम होंगे अर्थ क्रस्ट में. ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए? उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि जो भी बायोमोलिक्यूल मौजूद है सेल में, अलग अलग सेल में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में होती है, तो इसके बारे में हम पता कैसे करेंगे कि किस लिविंग टिश्यू या सेल में कितना है, इसके बारे में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, इसकी वेट क्या है, ये सब कैसे पता चलेगा. तो इसके लिए दो तरह की टेक्निक यूज़ की गई है. एक केमिकल एनालिसिस, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम
एनालाइज करते हैं, और एक एस टेक्निक, उसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करते हैं। पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला देख लेते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों कि सबसे पहले कोई भी लिविंग टिश्यू, जैसे एनसीईआरटी में तो आपको वेजिटेबल्स और पीस ऑफ लीवर दिया है, आप कोई भी लिविंग टिश्यू या लीफ वगैरह भी उठा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप कोई भी लिविंग टिश्यू उठा लो, उसको इस तरह का, ये मॉर्टार, ये पेस्टल है, इसको मॉर्टार पेस्टल आप समझते हो, पेसल, मॉर्टार एंड पेसल। ये जो आप लोग इलायची हम लोग ग्राइंड करते हैं ना, कूटते हैं ना इलायची, वैसा ही होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि पीस ऑफ लीवर को यहाँ डाल दिया अंदर में, ठीक है, पीस ऑफ लीवर को हमने डाल दिया। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, यानी CCl3COOH। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैं यहाँ स्टार लगा देती हूँ। उसके बाद हमने इसको डाल करके ग्राइंड कर दिया, ठीक है, अच्छे से ग्राइंड किया, अच्छे से कूटा, एकदम थिक स्लरी पेस्ट बना दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि कॉटन या फिर चीज का एक क्लॉथ ले आएंगे, उसको छानेंगे। ये छन्नी समझ लो, कॉटन या चीज का है, ठीक है। छानेंगे तो देखेंगे कि कुछ जो है पेस्ट नीचे गिरेगा और कुछ ऊपर बच जाएगा। जो नीचे गिरेगा इसको हम कहते हैं एसिड सॉल्यूबल पूल। क्यों? क्योंकि ये एसिड जो हमने डाला था ना उसमें सॉल्यूबल था, तो ये नीचे गिर गया, और जो ऊपर रह गया उसको हम बोलेंगे एसिड इनसॉल्यूबल पूल। ये ऊपर बच गया, इसको हम बोल देंगे एसिड इनसॉल्यूबल पूल, ठीक है बच्चों। इसको हम रिटेंटेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ। जो नीचे, आप बताइए, जब फिल्टर किए नीचे गिर गया तो क्या नीचे आया होगा, कौन सा सब्सटेंस नीचे आया होगा? जो माइक्रो मॉलिक्यूल है वो नीचे आ गया, सोल्यूबल पूल में आ गया। यहाँ आ गया आपको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि ये छोटा था माइक्रो मॉलिक्यूल तो छन गया। और जो भी भारी था, जो कि हेवी था, वो ऊपर ही रह गया रिटेंटेट में, यानी एसिड इनसॉल्यूबल पूल में। इसको हम बोल देंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल। यहाँ तक आप लोग समझ गए? होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जब ये प्रोसेस हम कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारे पास आया इस तरीके का इनसॉल्यूबल पूल और सॉल्यूबल पूल अलग हो गया। नहीं देती हूँ कि आगे करेंगे क्या। जब ये एसिड सोल्यूबल पूल, इनसॉल्यूबल पूल अलग अलग हो गए, बायो माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसमें तो बहुत सारे होंगे आपको बायोमोलिक्यूल, जैसे कि आपको हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन होंगे, आपको न्यूक्लिक एसिड होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम आइसोलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बाद, इस प्रोसेस के बाद हम आइसोलेशन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आइसोलेट करने के बाद मान लीजिए हमने कार्बोहाइड्रेट अलग किया, न्यूक्लिक एसिड अलग किया, आपको प्रोटीन अलग किया, तो उसके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहेगी ना। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, ठीक है। और प्योरीफाई करने के बाद तब हम उसका केमिकल एनालिसिस करेंगे लैब में, और उसका केमिकल एनालिसिस लैब में करेंगे, और तब हम उसका मॉलिक्यूलर वेट और स्ट्रक्चर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रोसेस, आपको किसका, केमिकल एनालिसिस का, ओके। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ छाना तो दो पार्ट में बढ़ गया फ्रैक्शन, एक ऊपर जो है इनसॉल्यूबल ये वाला जिसको रिटेंटेट बोल दिया, और नीचे एसिड सॉल्यूबल जो कि आपको बायो फिल्ट्रेट हो गया। ये देखिए, ये हो गया आपको फिल्ट्रेट, ठीक है। एक फिल्ट्रेट हो गया और एक रिटेंटेट हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज बायोमोलिक्यूल को टू टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कौन कौन सा, एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल और एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। तो जो ऊपर एसिड इनसॉल्यूबल पूल में जो नहीं छना, जो ऊपर ही रह गया, उसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल बोल दिया। जो नीचे सॉल्यूबल था, छन करके चला गया, वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए डिफरेंस क्या है। जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल था, जो ऊपर ही रह गया, तो जाहिर सी बात है ऊपर क्यों रह गया, क्योंकि वो हेवी था, छन नहीं पाया, डिजॉल्व नहीं हो पाया एसिड में, ठीक है। तो वो जो था उसका साइज होता है बड़ा, कितना, ग्रेटर देन या इक्वल 1000 डाल्टन,
ठीक है, जबकि माइक्रो मॉलिक्यूल का कितना होता है, लेस देन 1000 डाल्टन। एक्चुअली जनरली 18 to 800 के अंदर ही होता है इसका साइज माइक्रो मॉलिक्यूल का, ठीक है, बट चलो 1000 दिया हो तो 1000 मान लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए ऐसे आपको क्वेश्चंस में दिया हो 18 to 800 तो वही लगाइएगा, जब वो नहीं दिया हो तो ये लगाइएगा 1000 वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए बायो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है, ये पॉलीमर होगा माइक्रो मॉलिक्यूल का, पॉलीमर होगा माइक्रो मॉलिक्यूल का। एग्जांपल समझाती हूँ कैसे। ये प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है, किसका है, एमिनो एसिड का पॉलीमर है। बहुत सारा एमिनो एसिड जुड़ करके आपको प्रोटीन बनाते हैं। तो ये एमिनो एसिड छोटे बच्चे हो गए और मिल करके एक क्लास में पूरे बच्चे बैठ गए, तो वो पूरे क्लास के बच्चे, पूरे क्लास के स्टूडेंट जो हुए वो हो गया आपको प्रोटीन, और एक बच्चा क्लास का हो गया एमिनो एसिड, ठीक है। तो ये प्रोटीन आपको हो गया मैक्रो मॉलिक्यूल और ये एमिनो एसिड हो गया आपको क्या, माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ये भी आपको क्या है, ये आपको मैक्रो मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि इसका मोनोमर है शुगर, ठीक है। ऐसे यहाँ एग्जांपल बताती हूँ। ऐसे क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, छोटी ऐसे शुगर मिल करके ये पूरी चेन जो हो गई ये आपको कार्बोहाइड्रेट की हो जाएगी, और एक सिंगल शुगर जो है ऐसे, तो ये सिंगल शुगर आपको आ जाएगा मोनोमर हो गया आपको किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो ये आ गया आपको माइक्रो मॉलिक्यूल में, और ये पूरा का पूरा चेन हो गया, पॉलीमर हो गया किसका, मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड। हम सब जानते हैं न्यूक्लिक एसिड मिल करके बना होता है किस चीज़ से, न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। किस चीज़ से, न्यूक्लियोटाइड से। ऐसे बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके डीएनए आरएनए बनाता है, न्यूक्लिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड हो गया आपको क्या, ये हो गया आपको माइक्रो मॉलिक्यूल, और ये पूरा का पूरा आपको हो गया मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद देखिए अब एक बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी है। देखिए लिपिड जो है माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, लेकिन ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आती है। मतलब कहाँ, यहाँ देखिए इस फ्रैक्शन में आती है, यहाँ पर लिपिड आती है रिटेंटेट में, जबकि ये माइक्रो मॉलिक्यूल है। क्यों, कम वेट होने के बावजूद भी, मैं बताती हूँ क्यों। ये देखिए स्ट्रक्चर, देखिए जब प्लाज्मा, आपको पता है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लेयर है वो उसमें होता है लिपिड, तो आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये लिपिड होता है, और लिपिड का जो हेड होता है वो आपको हाइड्रोफिलिक होता है हेड, और इसका जो टेल होता है वो आपको हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों कि जब हम इसको ग्राइंड करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ये कभी भी सिंगल लिपिड अलग नहीं होता, सेपरेट नहीं होता। सिंगल लिपिड होता क्या है, इसका तो लेग है आपको हाइड्रोफोबिक, उसको पानी से है प्रॉब्लम, तो ये क्या करता है कि अपने लेग को हमेशा, जैसे देखिए यहाँ पे टूटा, तो ये अपने लेग को छुपाने के लिए ऐसे देखिए राउंड स्ट्रक्चर बना लिया, वेसिकल के फॉर्म के जैसा लग रहा है ना, वेसिकल जैसा। तो ये क्या होता है कि जब भी इसको तोड़ोगे ना तो ये गोल घूम जाएगा, अपना पैर को अंदर छुपा लेगा ताकि पानी से वो प्रोटेक्ट हो, ठीक है। और ये कभी भी सेपरेट नहीं आएगा, आपको सेपरेट टूट करके नहीं आएगा, क्योंकि इसका लेग हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। वो सेपरेट आ ही नहीं सकता है क्योंकि उसको पानी से प्रॉब्लम है, उसको हमेशा अपने पैर को छुपाने का है, इसलिए वो आएगा तो ग्रुप में ही आएगा और आपको क्या करेगा, गोल बन जाएगा, अपने हेड को आउटसाइड कर देगा, क्योंकि आपको पता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, तो पानी से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो पानी से लव करेगा ना, तो हेड आउटसाइड आ जाएगा और लेग इनसाइड चला जाता है, इसलिए हमेशा वेसिकल के फॉर्म में ही आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, ये मत समझिएगा कि ये कोई पॉलीमर है, नहीं, इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। देखिए यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, ये सेपरेट है, तो ये कोई पॉलीमर नहीं है, ठीक है बच्चों। इसलिए जो है ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन में आ जाता है, एसिड इनसॉल्युबल पुल में आता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, ये तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे एनालिसिस करेंगे वो देखिए। अब देखिए एस एनालिसिस जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को या आयन को एनालिसिस करने का टेक्निक है। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए हमारे, आपको ये पता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड होते हैं हमारे सेल में, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे जो सेल में होते हैं, पोटेशियम होंगे, कैल्शियम आयन होंगे, मैग्नीशियम आयन, सोडियम है, ये सब इनऑर्गेनिक आयन है, ठीक है। ये सब आपको
इनऑर्गेनिक है, ये सब रहते हैं। लेकिन हम इनके बारे में कैसे पता करेंगे? देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले कोई भी वेट लेते हैं, मतलब कोई भी हरी पत्तियां आप ले लो, उसको क्या करो, वेट उसी को ना बोलते हैं जो एकदम फ्रेश रहता है, उसमें वाटर बहुत ज़्यादा रहता है, उसको क्या करो, उसमें से वाटर उड़ा दो। वाटर कैसे जाएगा? उसको टेम्परेचर देके हीट कर दो, ठीक है, उसमें से वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो बचेगा जो वो ड्राई वेट होगा, ठीक है, ड्राई वेट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको और ज़्यादा हाई टेम्परेचर देंगे। इससे क्या होगा बच्चों? हाई टेम्परेचर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, उसके बाद जितने भी ऑर्गेनिक है ना कंपाउंड, ये भी निकल जाएंगे, ठीक है, चले जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, ठीक है। जब ये सब जल जाएंगे तो हमारे पास जो भी बचेगा वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, जिसको कि हम एस बोलते हैं, ठीक है, एस बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करने का टेक्निक। यहाँ तक आप समझ गए? एग्जाम्पल में आपको पता है ना, आयन जैसे सोडियम पोटेशियम पंप चलता है वगैरह वगैरह, तो ये सब जो है इनऑर्गेनिक आयन है बच्चों, ठीक है। तो ये रहा, आपको आज यहीं तक समझाती हूँ क्योंकि आप लोग इसको देखो, ज़्यादा आपको ये इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाने का, इसलिए छोटी छोटी टॉपिक्स में ब्रेक करके समझाऊंगी, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करिए, हम डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, ओके। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मेटाबॉलिज्म क्या है? तो देखिए हमारे बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना, सबको मिला करके हम उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए? उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसके बाद ये दो तरह का होता है, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बड़ा मॉलिक्यूल टूट करके छोटा मॉलिक्यूल बनता है और इसमें से एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसको हम एक्सर्गोनिक रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। ये बड़ा ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट करके दो पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल में आपको टूटा, देखिए, तो ये हो गया आपको कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में पहले तो आपको एनर्जी लगेगा। सेकेंडरी क्या है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाता है, देखिए छोटे छोटे मिल करके ये ग्लूकोज बनाया, ठीक है, ये एंडरगोनिक रिएक्शंस हो गए, ठीक है। अब क्या होता है इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है, जो भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स, ठीक है, इसको हम बोल देंगे मेटाबोलाइट्स। और ये दो तरह का होता है, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है कि जो भी हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, इसमें जितना भी आपको पार्टिसिपेट करते हैं वो आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गए। देखिए लिखा हुआ है यहाँ, प्रेजेंस ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ कंपाउंड जो है कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं? ये ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा होते हैं, ठीक है, जिनका कि रोल पता नहीं होता। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का काम पता है, जैसे हमारे बॉडी में प्रोटीन है तो इसका काम पता है क्या होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में लिपिड है, पता है ये मेम्ब्रेन में होता है, ये भी फंक्शन हमें पता है। कार्बोहाइड्रेट का रोल पता है, न्यूक्लिक एसिड का रोल पता है। तो जिस चीज़ का रोल पता है वो आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गया। और वैसा बायोमोलिक्यूल, वैसा मेटाबोलाइट्स जिसका रोल पता नहीं है, ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में तो ये नहीं होता सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बट ये प्लांट्स में होते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, प्लांट्स में होते हैं, फंगस में होते हैं और माइक्रोब्स में होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनके लिए तो ये यूजलेस होते हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्लांट्स, फंजाई और माइक्रोब्स फॉर्मेशन करते हैं, तो इनके लिए यूजलेस होते हैं क्योंकि इसका रोल इनके बॉडी में कहीं नहीं होता। लेकिन हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो ये यूज़ करते हैं, जो ये बनाते हैं, हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जैसे कि देखिए क्या, एल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड, रबर, देख ही रहे हैं, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। आपको एसेंशियल ऑयल का यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक का, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट से बनाया गया है प्लांट्स के थ्रू द्वारा और फंजाई माइक्रोब्स के द्वारा, जो कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये चार्ट है, कंपलसरी है, आप इसको प्लीज़ याद कर लेना, ठीक है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक और इम्पॉर्टेंस है, आगे मैं बताऊंगी आपको, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में इसका हेल्प होता है। और ह्यूमन वेलफेयर में तो आजकल देख रहे हैं हम लोग कितना रबड़ का, सेंट का, मसाले का यूज़ करते हैं, वो सब आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही है जो कि प्लांट फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए,
क्या समझे कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमारे बॉडी में होती है जिनकी फंक्शन हमें पता होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन पता नहीं है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कौन हेल्प करता है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स सब समझ गए। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वैसा प्रोडक्ट है जो कि प्लांट बनाता है लेकिन प्लांट के किसी काम का नहीं होता, उसका यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे कि आपको पिगमेंट, आपको गैल्कोलवाइड, इसके बाद टर्पिनोइड, ठीक है, उसके बाद एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल हो गया। देखिए ये टॉक्सिन्स है, एबेरिन, रिक्सिन, याद कर लीजिएगा। यदि नहीं हुआ तो बोलिएगा, हम इस पर ट्रिक बना देंगे। ठीक है, लैक्टिन्स कॉनकेवलिन है, ड्रग्स है विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन आपको एंटी कैंसरस ड्रग्स है, एंटी कैंसरस ड्रग्स है। उसके बाद रबर, गम, सेलुलोज। तो ये आपको चार्ट एनसीईआरटी में मेंशन किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेना।